डेफिनेशन आज का। एवरेज मोलर मास, जिसको हिंदी में बोल देंगे औसत मोलर द्रव्यमान। या भार। तो औसत मोलर द्रव्यमान या भार ये परमाणु के लिए निकाल सकते हैं या फिर एक अणु के लिए भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने का मतलब हमारे पास कुल जितना द्रव्यमान होगा उसको हम भाग दे देंगे। अब जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा या तो परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, है ना, कि परसेंटेज में इतना कंपोजिशन है। कंपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? संभाग ऐसे कुछ बोलते हैं, समझे? ठीक है, तो कंपोजिशन में लिखा दूंगा हिंदी में। तो ये क्या होगा, जैसे दो टाइप से हम लिख सकते हैं औसत भार। एक तो संख्या दी होगी, कितने परमाणु इसके इतने आ रहे हैं, इसके इतने आ रहे हैं। तो औसत भार का या द्रव्यमान का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कुल द्रव्यमान बटा कुल संख्या। तो केस नंबर 1, यदि परमाणुओं या अणुओं की संख्या दी हो, परमाणु या अणुओं की संख्या दी गई हो, जो भी परमाणु है या अणु उनकी संख्या दी गई है। संख्या कैसे दे सकते हैं? जैसे आपको बोल दे कि कोई भी ए परमाणु है, हमारा कोई सैंपल है उसमें ए परमाणु है, बी परमाणु है और सी परमाणु है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ए का जो द्रव्यमान होगा वो Ma हो जाएगा और इसकी संख्या हो जाएगी Na। ए परमाणु है, उनकी कितने ए परमाणु, कितने टाइप के ए परमाणु होंगे? ए अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं ना। तो एक जितने ए है उसके कितने टाइप के आ रहे हैं ना, कि कितने परमाणु आ रहे हैं, कितने अणु आ रहे हैं, वो हो गया Na। और एक परमाणु या एक अणु का जो भार है, द्रव्यमान है, वो क्या हो जाएगा? Me। ऐसे ही बी है, इसका अणु भार या परमाणु भार हो जाएगा Mb और इनकी संख्या हो जाएगी Nb। ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा Mc और यहाँ पे हो जाएगा Nc। तो कुल भार कैसे निकालेंगे? कुल भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी परमाणु सबके भार को जोड़ देंगे। तो एक का भार कितना है? Ma। और एक के कितने परमाणु हैं? Na। तो एक परमाणु भार को उनकी संख्या से गुणा कर देंगे, तो जितने भी एक के परमाणु हैं या अणु हैं उनका भार मिल जाएगा हमें। ऐसे ही बी का जो एक सिंगल परमाणु का भार है उसको हम क्या करेंगे, बी की संख्या से गुणा कर देंगे, तो बी के जितने परमाणु सबका भार आ जाएगा, उसको एक के भार में जोड़ दो। इस तरह से जोड़ते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल भार आ जाएगा। तो औसत भार में क्या करेंगे, औसत मोलर द्रव्यमान में जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा? Na गुणा Na प्लस Mb गुणा Nb प्लस, इस टाइप से जितने भी है सबको जोड़ते रहेंगे बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो जाएगी? ए की संख्या Na होगी, बी की संख्या Nb होगी। ऐसे जितने भी परमाणु दिए हैं सबको जोड़ दो तो सबकी संख्या हमें पता लग जाएगी।
तो कुल जो बाहर आया, कुल द्रव्यमान आया, उसको क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत मौलिक द्रव्यमान आ जाएगा। बताओ डाउट है किसी को इसमें? नहीं है तो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है एक सैंपल में सैंपल में 5 ऑक्सीजन गैस के अणु ऑक्सीजन गैस के अणु 10 कार्बन परमाणु तथा 5 हाइड्रोजन गैस के अणु उपस्थित है। तो इस सैंपल का औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कितना? 1.25 इतना कम थोड़ी आएगा। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होगा? 10.25 पक्का। ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2। कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन गैस का मतलब होगा H2। तो एक हमारे पास O2 है, एक कार्बन परमाणु है, एक है H2। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल। कार्बन का कितना होगा? 12 ग्राम पर मोल। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 ग्राम पर मोल। इनकी संख्या कितनी दी है? इसकी संख्या 5 दी है, इसकी 10 और इसकी दोबारा 5। तो औसत
मोलर द्रव्यमान सैंपल का आ जाएगा यहाँ से, सबके बाहर को द्रव्यमान को जोड़ देंगे और कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो कार्बन की सॉरी ऑक्सीजन गैस है, उसके एक अणु का बाहर है 32 और कितने ऑक्सीजन के अणु है 5, तो 32 को 5 से गुणा कर देंगे, प्लस कार्बन का कितना है 12 और कितने परमाणु है 10, प्लस हाइड्रोजन गैस के कितने अणु है, एक का अणु का बाहर है 2 ग्राम और कितने अणु है 5 अणु है, बटा कुल अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या। तो एक ऑक्सीजन के 5 है, कार्बन के 10 है और हाइड्रोजन के दोबारा 5 आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 160 प्लस 120 प्लस 10 बटा 20, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 290, 290 बटा 20 हो जाएगा, तो 14.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 है जब परमाणुओं या अणुओं का संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे कंपोजिशन, दिया गया है। तो कंपोजिशन या संयोजन कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बोलेगा कि जो ए टाइप है ये है W1%, इसका कितना प्रतिशत है W1% है ना, और इसका मास कितना हो जाएगा WA बोले थे ना, WA प्रतिशत, और इसका एक परमाणु का मास कितना हो जाएगा Me हो जाएगा। ऐसे B है, इसका है WB% और इसका मास हो जाएगा MB। ऐसे अगर कोई और दिया होगा तो उसका भी हम देख लेंगे। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, औसत मोलर द्रव्यमान का। हमें कुल भार ज्ञात करना है, तो कुल भार में क्या करेंगे, ए का जितना है, एक का है MA गुणा इसका कितना प्रतिशत है, इसका प्रतिशत से गुणा कर देंगे, जितना एक का होगा उसका कितना प्रतिशत दिया है, तो इसका प्रतिशत दिया है WA प्रतिशत। ऐसे क्या करेंगे, B का जोड़ देंगे, MB गुणा B का कितना प्रतिशत दिया है, तो ये आ जाएगा WB प्रतिशत। इसमें क्या कर देंगे, जितना कुल प्रतिशतों का उसका भाग दे देंगे, कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल परसेंट कितना होता है हमेशा 100 होता है, जितना भी हो हमेशा कुल परसेंट 100 होगा, तो 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, लिखिए, जैसे एग्जांपल अगर हम करें, आपको बोले बोरोन के समस्थानिक B10 तथा B11। B10 का मतलब इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 10 ग्राम हो जाएगा, B11 का मतलब इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 11 ग्राम, 11 ग्राम है ना, के लिए
संयोजन का प्रतिशत क्रमशः 20% तथा 80% है। तो बोरोन के लिए औसत मोलर परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना, अगर एक सैंपल ऐसा हो इसमें दोनों पर उपस्थित हो, उसमें से 20% कौन है, B10 है, और 80% कौन है, B11 है, तो दोनों का अगर हम सैंपल ले तो सैंपल का औसत परमाणु भार कितना आ जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे औसत जो द्रव्यमान है उसमें ए का द्रव्यमान, ए कौन है, B10 है, तो B10 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। 10 ग्राम को इसके प्रतिशत से गुणा कर देंगे, कितना परसेंट दिया है, 20%, 20%, तो 20 से गुणा कर दिया, प्लस B11 है, तो 11 का मतलब इसका परमाणु भार है 11 ग्राम, और इसका प्रतिशत कितना दिया है, 80%, तो इसको 80 से गुणा कर देंगे, डिवाइड बाई टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा, हमेशा 100 होगा। तो याद रहेगा 200 प्लस 880 बटा 100, 200 प्लस 880 हो जाएगा 1080 बटा 100, तो ये आ जाएगा 10.8, और इसका इकाई यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। तो इन दोनों टाइप में से किसी एक टाइप में आएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो या तो प्रतिशत देगा, प्रतिशत भार कितना है ना, कोई भी सैंपल है हमारा उसमें, या फिर आपको देगा अणु या परमाणुओं की संख्या, ठीक है। प्रतिशत पूछ के फिर बोले औसत पूछे तब। जैसे क्वेश्चन लिख लो, ये वाला लिख लो, देखो क्वेश्चन, क्लोरीन के सैंपल में क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस के सैंपल का औसत मोलर द्रव्यमान 35.5 ग्राम पर मोल है। यदि क्लोरीन दो प्रकार के समस्थानिक समस्थानिकों, कौन कौन से, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 के रूप में उपस्थित है, तो इसमें
क्लोरीन 35 का प्रतिशत भार या द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है औसत द्रव्यमान दिया है 35.5 और क्लोरीन के दो समस्थानिक होंगे, आइसोटोप होंगे, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो दोनों में से आपको बताना है कि क्लोरीन 35 और कितना भाग प्रतिशत है। क्लोरीन 35 का कितना भाग होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक को x मान लो, दूसरा 100 माइनस 100 माइनस x हो जाएगा और इसको सोल्व करो सेम फॉर्मूला में लगा के। तो जिसका पूछा उसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है क्लोरीन 35 के बारे में, तो हम बोलेंगे हमारे सैंपल में दो टाइप के क्लोरीन है, एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। ये अगर x प्रतिशत होगा तो कुल प्रतिशत हमारा 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x प्रतिशत। तो औसत भार का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, औसत द्रव्यमान का वो होगा क्लोरीन 35 गुणा इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा x प्लस क्लोरीन 37 और इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा 100 माइनस x बटा 100। तो औसत भार कितना दिया हुआ है 35.5। तो इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 35x प्लस 3700 माइनस 37x बटा 100। तो 100 को हम क्या करेंगे राइट साइड में गुणा कर देंगे। सो ये इधर जाके हो जाएगा 3550 इक्वल टू 35 माइनस 37x कितना देगा माइनस का 2x है ना, ये प्लस का 35 है माइनस का 37 है, तो माइनस का 2x आ जाएगा प्लस 3700। तो 2x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और 3700 में से क्या कर देंगे 3550 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 150। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 2 बराबर 75। और x हमारा क्या था प्रतिशत था, परसेंट था, तो x का मान आ जाएगा 75%। तो नेचर के अंदर क्या होता है 75% क्लोरीन 35 होता है, बाकी का 25% कौन होता है क्लोरीन 37। तो जो भी हम सैंपल लेते हैं क्लोरीन का उसमें क्या करते हैं उसका जो औसत भार होता है वो कितना लेते हैं 35.5। वो तो इसमें इस टाइप क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कभी नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हम औसत भार कैलकुलेट करते हैं। ठीक, नहीं डाउट किसी को। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट पे, वो होगा घनत्व। आज हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में 3-4 टाइप के घनत्व के बारे में कभी कभी दिया होता है तो कंफ्यूज होते रहते हैं ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेंसिटी। घनत्व तो टोटल केमिस्ट्री हम 4 टाइप के घनत्व की बात करेंगे। तो पहला जो है उसको हम बोल रहे हैं सिंपल घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, सिंपल घनत्व बोले तो इसको अगर मैं d से रिप्रेजेंट करूं तो d बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व क्या होता है कैसे करते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। तो सिंपल उसका मतलब वही होगा द्रव्यमान बटा आयतन। तो एक तो क्या सिंपल टाइप का जो आप पढ़ते हो, ठीक है, इसको किस पे माप सकते हैं अगर इसका इकाई देके यूनिट देके ना, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है एक, तो एक होता है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एम है ना। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर होता है 1
ग्राम पर ml। निकाल के देख सकते हो कैसे है ये? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ग्राम पर लीटर में कौन सी यूनिट है? कई बार लीटर ml की जगह लीटर में देता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम। लीटर का मतलब आयतन होता है ना, आयतन को हम लीटर में माप सकते हैं, नहीं माप सकते, 100 से गुना करेंगे, है ना? 1000। हाँ। ग्राम पर लीटर होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, दोनों बराबर नहीं है, ग्राम पर लीटर होगा। जो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000, और 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 1000 लीटर, तो 1000 से 1000 कट जाएगा तो ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर में, है ना? और अगर हमें उसमें निकालना है 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा 1 ग्राम पर ml, है ना? 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा 1 ग्राम पर ml। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन में दिया होता है सिंपल, तो उससे आप कर सकते हो। दूसरा हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ये होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष घनत्व। अब सापेक्ष घनत्व किसके रेस्पेक्ट में सापेक्ष ले, तो ये कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में हम सापेक्ष घनत्व निकाल लेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व क्या हो जाएगा हमारा? दिए गए अणु का घनत्व बटा सापेक्षित अणु का घनत्व, जिसके रेस्पेक्ट में हमें सापेक्ष लेना है उसका घनत्व है। समान तापमान एवं दाब पर, जो भी हम देख रहे हैं दोनों का तापमान और दाब क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आपको अगर आदर्श गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV इक्वल टू nRT, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं PV n मोल को लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान RT। तो यहाँ से ये आ जाएगा P m इधर चला जाएगा और V इसके नीचे आ जाएगा, तो W/V इंटू RT। W/V क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं Pm बराबर DRT। अगर तापमान समान है और दाब भी समान है तो ऐसे बोल सकते हैं समान P तथा T पर क्या हो जाएगा? PT समान है तो जो M होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती किसका होगा? घनत्व क्या होगा? जो मोलर द्रव्यमान है वो घनत्व के समानुपाती होगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को मोलर घनत्व निकालना है तो मैं घनत्व का अनुपात अगर मेरे को नहीं दिया तो मैं क्या कर लूंगा? उनके मोलर द्रव्यमान का अनुपात ले लूंगा, क्योंकि जो घनत्व है वो किसके डायरेक्ट समानुपाती आ रहा है? मोलर द्रव्यमान के। तो जो मोलर द्रव्यमान का अनुपात होगा वही क्या होगा?
घनत्व का अनुपात होगा, तो सापेक्ष घनत्व क्या हो जाएगा, दिए गए अणु का मोलर द्रव्यमान बटा सापेक्ष अणु का मोलर द्रव्यमान। जैसे एग्जांपल लो, SO2 अणु का CH4 अणु के सापेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा, बाकी लोग भी निकाल के देखो एक बार। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान ऑफ SO2 बटा मोलर द्रव्यमान ऑफ CH4। SO2 में सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16/2 अपॉन CH4 का कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 64/16। तो रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व कितना आ जाएगा 4, ओनली 4 आएगा, इसका कोई इकाई होगा क्या, है ना, ये होगा मात्रक लेस, यहाँ तो हम बोल देंगे मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह क्या हो गया, डेंसिटी का जो मात्रक है कैंसिल आउट हो गया, तो मात्रक बचा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तक डाउट है किसी को, नहीं है, तो वैसे ही इसकी तरह जैसे हमने सापेक्ष घनत्व निकाला, इसकी तरह ही एक और टर्म दी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, नहीं पता किसी को, विशिष्ट गुरुत्व।
विशिष्ट गुरुत्व। तो ये क्या होता है, जैसे सापेक्ष में हमने देखा कि किस किस रेस्पेक्ट में सापेक्ष लेना है ना, तो वो हमें दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया किसके रेस्पेक्ट में सापेक्ष लेना है, H2 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे सापेक्ष हो जाएगा H2 के सापेक्ष, H2 अणु के सापेक्ष। तो यहाँ पे किससे भाग देना है, किसका डिवाइड करना है, वो फिक्स हो गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाएगा, अणु का घनत्व बटा H2 का घनत्व, का भी घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना होता है घनत्व H2 का, बताओ। H2 का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर होता है ना, 1 ग्राम पर ml। और अधिकतम घनत्व वो कहाँ पे होता है, 4 डिग्री पे होता नहीं होता। आपने सुना नहीं, बचपन में ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जो नदी होते हैं उसमें मछली वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है ना, जो वाटर वाले वाइल्ड लाइफ एनिमल जो भी होते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो ऊपर बर्फ जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी, तो अगर वो भी जम गए बर्फ के साथ में तो फिर मर जाएंगे। सबको खाना चाहिए ना, बिना खाने के कुछ दिन होता है कि जिंदा रह सकते हैं, फिर मर जाएंगे सब लोग। तो फिर भी लेकिन मछलियाँ वगैरह कैसे जिंदा रहती है, क्योंकि पहले क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है तो घनत्व कम होगा, फिर धीरे धीरे तापमान गिरेगा सर्दियों में, तो 20 डिग्री से 10 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे 4 डिग्री पे जाएगा तो पानी का घनत्व क्या हो गया, अधिकतम हो गया। तो पानी का घनत्व अधिकतम हो गया तो क्या, जो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो बॉटम में चला जाएगा, वो पेंदे में जाके बैठ गया। तो जो पानी, जिस पानी का तापमान 4 डिग्री है वो सबसे नीचे चला गया, उसके ऊपर कौन सा आ गया, है ना, उससे ऊपर दूसरा आ जाएगा तापमान, फिर धीरे धीरे तापमान और कम होगा, तो जो ऊपर वाला पानी है वो क्या हो जाएगा, फिर से ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ऊपर से ठंडा होना स्टार्ट होगा तो नहीं, जो नीचे वाला तो 4 डिग्री पे ही है ना, पहले बर्फ कहाँ जमेगी, ऊपर वाले पे जमेगी ना, नीचे वाला वो ठंडा होगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा। 4 डिग्री पे अधिकतम होता है, अगर 4 से ज़्यादा हुआ तब भी घनत्व कम होगा, 4 से कम हुआ तब भी घनत्व कम होगा, तो इसका मतलब उसका घनत्व कम हो गया तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अब घनत्व का तो कम हो रहा है, जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है वैसे वैसे घनत्व कम हो रहा है, इसलिए वो ऊपर ही है। और जैसे ही 0 डिग्री पे गया उसकी तो बर्फ जम गया, बर्फ जमने के बाद में नीचे क्या होता है, नीचे उसमें जाती नहीं है, तो सबसे नीचे कौन सा पानी है, 4 डिग्री वाला। तो जो भी मछली वगैरह होती हैं, एनिमल जो होते हैं बाकी जो सारे, वो नीचे सबसे नीचे वाले पानी में चले जाते हैं, और उसका तापमान कितना रहता है 4 डिग्री, तो वहाँ पे वो जिंदा रहते हैं जब तक बर्फ़ नहीं पिघलती। खाना तो नीचे सारे होंगे ना। अब नदी, अब थोड़ा थोड़ा ही है, समुद्र होगा, नदी होगा, कितना गहरा होगा, समुद्र तो वैसे उसमें तो बर्फ़ जमती नहीं है, लेकिन नदी वगैरह में बहुत सारी झील वगैरह होती है, उनमें जमती है। तो ऐसे थोड़ी 1-2 मीटर गहरा होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो सारे के सारे उसमें चले जाएंगे तो एक दूसरे को खाते रहेंगे, है ना। ऐसे होता है ना, छोटी मछली बड़ी मछली होती है, छोटी मछली खा जाती है, छोटी मछली होती है बीच में और कुछ होता है उसके लिए, है ना, ऐसे खाते रहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा, इसका घनत्व हो जाएगा 1 ग्राम पर ml। तो अणु का घनत्व है, जो घनत्व होगा वो भी किस में होगा, ग्राम पर ml में लेंगे, बटा H2 का घनत्व, सॉरी H2 नहीं, H2O, H2 तो अलग हो गया ना, सॉरी वाटर लेना है यार, हाँ पानी लेना है ना, क्योंकि हम पानी की बात करें ना। तो H2 पानी का घनत्व, तो H2 का कितना है 1 ग्राम पर ml, तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कट गया, और 1 का भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता, जैसे बेवकूफ बनाने के लिए होता है, जैसे उसका क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा, जितना मान होना चाहिए बस मान है, उसकी आगे जो इकाई होती है मात्रक होता है उसको उठा दिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं किया। तो क्या हो गया
अणु का घनत्व जो इतना होगा उतना ही होगा, बस उसका ग्राम पर एम नहीं लगाना, बस मात्रकहीन हो जाएगा। तो हम बोल देंगे ये भी क्या हो जाएगा, मात्रकहीन। जैसे अगर इसका क्वेश्चन करें, यदि एक विलयन का विशिष्ट गुरुत्व 1.8 है तो इसके 100 ml का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कि 100 ml का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या होगा, बस कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ जितना विशिष्ट घनत्व होगा उसके आगे ग्राम पर ml लगा दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो घनत्व हो जाएगा कितना दिया है, 1.8, इसके आगे बस यूनिट लगाना ग्राम पर ml। तो द्रव्यमान होता है हमारा घनत्व गुणा आयतन। घनत्व और आयतन दोनों का जो इकाई है मात्रक का सेम दिया है, यहाँ भी ml है और यहाँ भी ml है। अगर सेम नहीं दिया होता तो आपको सेम बनाना होता है। तो घनत्व दिया है 1.8 ग्राम पर ml और आयतन दिया है 100 ml। तो ml से ml कट जाएगा, ओनली ग्राम बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1.8 को 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 180 ग्राम। मल्टीप्लाई भी करते हैं जैसे हाँ, मात्रा भी करते हैं ना। मल्टीप्लाई। अरे वो है इसको हम बोलते हैं, अरे एक टर्म होती है, क्या होती है, हाँ, वाष्प घनत्व। जो अगला टर्म होगा वो पूछा जाता है एग्जाम में। कई बार हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए होता है, लेकिन मोलर द्रव्यमान ने देखे वाष्प घनत्व दिया होता है। तो चौथी जो टर्म हो जाएगी, हो जाएगी हमारी वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हिंदी में बोलेंगे इसको वाष्प घनत्व। तो ये कुछ नहीं है, इसमें जो मैंने पहले लिखा था H2 अणु के रेस्पेक्ट में इसको हम बताते हैं।
S2 अणु के सापेक्ष। जैसे सापेक्ष घनत्व में कुछ नहीं दिया था, हमें बताना पड़ेगा किसके सापेक्ष में बताना है। यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि ये हमेशा S2 के सापेक्ष होगी। तो इसको दर्शाएंगे कैसे? वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व हो जाएगा अणु का घनत्व, जिस अणु का हमें निकालना है उसका कितना घनत्व है, बटा S2 अणु का घनत्व समान दाब तथा तापमान पर। तापमान और दाब दोनों का जब माप रहे हैं, अणु का जब घनत्व माप रहे हैं और S2 का घनत्व माप रहे हैं, दोनों का समान होना चाहिए। तो तापमान और दाब समान होता है तो हम बोल सकते हैं घनत्व होता है वो मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अभी हमने देखा था ऊपर, जब P तथा T हमारे नियत होते हैं तो घनत्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है मोलर द्रव्यमान। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा हमारा, अणु का मोलर द्रव्यमान बटा क्या जाएगा, S2 का मोलर द्रव्यमान अणु का मान लेते हैं M है, MW मान लेते हैं, MW ग्राम पर मोल होगा। S2 का कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल होगा, है ना। तो ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट गया, ओनली 2 बचा। तो यहां से कई बार क्वेश्चन में हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए होता है, लेकिन मोलर द्रव्यमान वो डायरेक्टली नहीं बोल के उसको बोलता है कि वाष्प घनत्व दिया है। तो कुछ नहीं है, जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, जितना वाष्प घनत्व है उसका दुगना हो जाएगा। तो वाष्प घनत्व का दुगना कर दो तो हमारा मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, और मोलर द्रव्यमान का आधा कर दो और उसका मात्रा घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाष्प घनत्व आ जाएगा, है ना। तो कई बार क्वेश्चन आसान होता है, उसको हार्ड बनाने के लिए बस वाष्प घनत्व दे देता है, आपको मोलर द्रव्यमान नहीं दिया होता। तो इसमें कंफ्यूज आते हैं अब क्या करें, यहाँ पे तो मोलर द्रव्यमान नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको याद रखना, जब जहाँ पे वाष्प घनत्व होगा उसको बस 2 से गुणा करना है तो हमारे पास मोलर द्रव्यमान आ जाएगा।